Good morning, 8th standard. Welcome you all once again in history period. Okay, today we have to learn a new lesson, that is lesson number 6, beginning of freedom movement. Let us see page number 25 of history book. Okay, lesson number 6, beginning of freedom movement. English education made fixed effects on the Indian society. इंग्लिश एजुकेशन का असर हो रहा था इसके ऊपर, भारतीय समाज मन के ऊपर. The seeds of nationalism were sown by the reforms of newly educated society. The seeds of nationalism यानी राष्ट्रवाद के बीज नवशिक्षित समाज के सुधारकों द्वारा बोए जा रहे थे. ठीक है. Due to various movements in different parts of India, various agitation. Movement means what? Agitation or campaign or drive. ओके, ये जो ड्यू टू वेरियस मूवमेंट्स यानी जो एजिटेशन मूवमेंट कैंपेन जो चलाए जा रहे थे इंडिया के विविध भागों में, अ फेवरेबल सिचुएशन वाज क्रिएटेड. एक आशादायी वातावरण तैयार हो रहा था टू बिल्ड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. किसके लिए? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए ऑन एन ऑल इंडिया लेवल, यानी पूरे भारत में, विच विल ब्रिंग टुगेदर द वेरियस प्रोविंशियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो विविध प्रांत में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इकट्ठा हो जाएंगे. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकली अवेयर पीपल, जो विविध ग्रुप्स है जो पॉलिटिकली अवेयर है, जागरूक है. ठीक है. And to express the aspiration of the nation, or and to express aspiration यानी wish, इच्छा, will of the nation by diverting the public attention towards the question of the nation. यानी ये सब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ग्रुप्स इकट्ठा होके उनका एक एम जो था वो एक ही था, जन जागृति करना, लोगों का अटेंशन किसकी तरफ करना, तो नेशन. राज्य में जो भीषण परिस्थिति, हमारा देश जो पारतंत्र में था वो स्वतंत्रता का आंदोलन पूरे देश में चलाया जाए, बस यही एक एम उनके मन में था. और इसी के लिए सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप थे वो इकट्ठा हो रहे थे और उसी के काम में लगे हुए थे. ठीक है. सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, क्या था, हमारे ऊपर किसका राज्य था? ब्रिटिश लोगों का. ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, शासन. इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंडिया ब्रॉट द नेशन अंडर वन रूफ इन इट्स ट्रू सेंस. इम्प्लीमेंटेशन यानी क्या? इम्प्लीमेंटेशन यानी एक्सक्यूशन और कैरिड आउट, राइट. Due to identical reforms all over the country and equality before the law, the feeling of nationalism developed among the people. क्या हो रहा था? Due to identical reforms यानी सारे देश में एक ही लाट फैली हुई थी, यानी जो रिफॉर्म्स हो रहे थे वो हर जगह इम्प्रूवमेंट. रिफॉर्म्स आइडेंटिकली मीन्स सिमिलर और रिफॉर्म्स मीन्स इम्प्रूवमेंट जो हो रहे थे वो पूरे देश में हो रहे थे और सब लॉ के सामने इक्वल थे, समान थे. ठीक है. द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और ये जो नेशनलिज्म का जो राष्ट्रवाद का या राष्ट्रभक्ति का जो फीलिंग था वो लोगों के मन में डेवलप हो रहा था. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द आर्मी, द ब्रिटिश बिल्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. और ब्रिटिशों ने क्या किया कि उनको राज्य कारभार अच्छे से चलाना आना चाहिए. ठीक है. उन्होंने उनके कन्वीनियंस के लिए उन्होंने, और स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द आर्मी, और उन्होंने उनकी जो आर्मी थी उसको आना जाना इजी हो सके उसके लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या बनवाया? ब्रिटिश बिल्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स, यानी हर जगह उन्होंने रास्ते बांधे, पक्के रास्ते बांधे और रेलवे भी लाई. बट दीज फैसिलिटीज बेनिफिटेड द इंडियंस एज वेल. लेकिन इसका फायदा इंडियंस को भी बहुत हुआ. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर. और ये रेल आने की वजह से क्या हो गया? लोगों का आना जाना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज्यादा स्पीडी हो गया, फास्ट हो गया. ठीक है. लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने लगे. देयर वाज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. और लोगों का आपस में जो कम्युनिकेशन था वो और बढ़ गया और आसान हो गया. उसका परिणाम क्या हुआ? लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति की जो भावना थी वो और ज्यादा बढ़ गई. ठीक है.
क्योंकि विचारों का आदान प्रदान हो रहा था और राष्ट्रभक्ति से भरे हुए विचारधारा लोगों में प्रवाहित की जा रही थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में अपने आप ही नेशनलिज्म जो था वो बढ़ रहा था, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ओके, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स व्हाट? एक्सप्लॉयटेशन मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट देना, शोषण करना किसी का, दैट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन। द इंडियन वेल्थ was flowing towards England by all means। हमारी जो देश की जो संपत्ति थी ना, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे पक्का माल हो, चाहे और कुछ हो, वो पूरा कहाँ जा रहा था? देश के बाहर जा रहा था, इंग्लैंड में जा रहा था, क्योंकि हमारे ऊपर ही ब्रिटिश राज कर रहे थे। ड्यू टू द इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी यानी साम्राज्यवादी नीति of England, there was beginning of economic exploitation of India। इंडिया का क्या हो रहा था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण हो रहा था, यानी यही का कच्चा माल यूज करना और अपने देश में जाके सस्ते में बेचना, और हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं देना, इंडियंस के हाथ में कुछ नहीं देना। ठीक है। देन फार्मर्स वेर कंपेल्ड टू टेक कैश क्रॉप्स। उनको कंपल्सरी किया जाता फार्मर्स को कि वो जिससे पैसा मिले वही क्रॉप वो उगाए अपने इसमें। बर्डन ऑफ लैंड टैक्सेस, और उसके साथ साथ लैंड टैक्स का भी बर्डन बढ़ रहा था। अगर टैक्स वक्त पे नहीं भरा तो वो जमीन कॉन्फिस्केट करते थे, यानी जब्त करते थे, ले लेते थे। ठीक है। कंटिन्यूअस फेमिन्स यानी अकाल जो पड़ रहा था वो, All this broke down the backbone of Indian agriculture। और ये सारे इसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय इंडियन एग्रीकल्चर का जो बैकबोन था यानी वो ब्रोक हो गया, यानी हमारे जो स्ट्रॉन्ग था हमारा एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो भी कैसे हो गया? यानी तहस नहस हो गया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन मीन्स डिक्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो थी, हाथ माग थी, या घर में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, यानी घर में जो लघु उद्योग था, वो सब बैठ गया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन विच लेड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, और उसकी वजह से ही लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेड द वर्कर क्लास। जो पूंजीवादी लोग थे, जो साहूकार लोग थे, वो जो वर्कर क्लास है ना, जिसे लेबर क्लास है, उनको बहुत उनका छल कर रहे थे। वेरियस न्यू टैक्सेस वर इम्पोज ऑन द मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास लोग थे उनके ऊपर टैक्सेस की बड़ी मार हो रही थी। दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंट अमंग पीपल, और इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों में असंतोष पैदा हो गया। वेस्टर्न एजुकेशन। Due to spread of Western education, new ideas such as justice, liberty, equality, democracy, etc. were introduced to the India। क्या हो गया? देखो, ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन लेने से क्या हो गया? न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, उसके साथ साथ जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी यानी स्वातंत्र्य, इक्वालिटी यानी समता, डेमोक्रेसी यानी लोकशाही, एक्सेट्रा वेर इंट्रोड्यूस टू द इंडियंस। यानी ये सारे वर्ड से हमारा परिचय हुआ, हमारे मतलब भारतीय लोगों का। देन रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, दिस प्रिंसिपल्स वेर एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस। और ये जो तत्व थे कौन से? रैशनलिज्म। रैशनलिज्म यानी तर्कवाद। तर्कवाद मीन्स व्हाट? मीन्स एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन रीजन एंड नॉलेज। यानी हम कोई भी काम करेंगे ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा या कोई साइंटिफिक बेस होगा, उसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी की कही सुनी बातें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके पीछे क्या रीजन है वो समझ के पूरा नॉलेज जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी हर बात में हमारा जो दृष्टिकोण रहेगा वो साइंस से रिलेटेड रहेगा। देन ह्यूमैनिटी, मानवता, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, दिस प्रिंसिपल्स यानी तत्व हमने एक्सेप्ट किए थे, वे आर एक्सेप्टेड बाय इंडियंस, by the Indians। Therefore, they are inculcated a feeling that we are capable of carrying out the work of the country and its progress is possible by following these principles। और उसका नतीजा क्या हुआ? Therefore, they are inculcated means instill or fix a feeling that we are capable of carrying out the work of the country। यानी हमें ऐसे लगने लगा था कि हम
हम खुद भी अपने देश का राज्य कारभार कर सकते हैं, ठीक है, देश चला सकते हैं। एंड इट्स प्रोग्रेस, और हमारे देश की प्रोग्रेस भी पॉसिबल है, ठीक है, बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स, अगर हम ये सारे प्रिंसिपल्स अपनाते हैं तो। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया गॉट अ न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो हमारा इंडिया है, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन क्या हो गया, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया तो हमारा परिचय इंग्लिश लैंग्वेज से हुआ, ठीक है, और हमें मीन्स भारत को इंडिया गॉट अ न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और हमें एक कम्युनिकेशन का नया माध्यम मिला, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। The Asiatic Society was established at Bengal by the British. Asiatic Society की स्थापना किसने की? ब्रिटिशर्स ने की। कहाँ पर की? बंगाल में की, ठीक है। Many Indian and Western scholars started study of Indian culture. बहुत सारे इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स जो थे उन्होंने इंडियन कल्चर की यानी भारतीय संस्कृति की स्टडी करना स्टार्ट किया। द मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। द मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत, पर्शियन एंड अदर लैंग्वेजेस वेयर एग्जामाइन्ड एंड रिसर्च वाज पब्लिश। क्या हो गया कि बहुत सारे जो हस्तलिखित थे ना संस्कृत में थे या पर्शियन और बाकी जो लैंग्वेज थी उसकी भी स्टडी की गई, उसके ऊपर भी रिसर्च किया गया और बाद में उसका पब्लिकेशन हुआ यानी प्रकाशन हुआ। डॉक्टर भाऊ दाजी लाड, डॉक्टर आर जी भांडारकर, these Indian scholars made intensive study, intensive means deep or profound, of ancient Indian culture। यानी ये लोगों ने, भांडारकर हो गए, लाड हो गए, इन लोगों ने भारतीय संस्कृति का बहुत डीप स्टडी किया। After understanding that we are blessed with glorious ancient traditions, the Indians were awakened with a sense of identity। यानी जब हमें पता चला कि अरे हमें तो इतना अच्छा इतिहास है, यानी हमारे जो पूर्वज होके गए वो बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, उसके बाद में ही यानी हमें जब जन जागृति हुई तो और हमें फिर ऐसा लगा कि अरे हमारी पहचान तो बहुत पहले से है। द भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वर्किंग सिंस लास्ट 100 years in Pune। Now contribution of newspapers during this period, English and vernacular यानी क्या? vernacular means बोली भाषा, the language or dialect spoken by the ordinary people in a particular country or a region यानी प्रदेश, प्रादेशिक भाषा ऐसे समझ लो। एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स केम टू बी पब्लिश, यानी जैसे हमारा नागपुर है, नागपुर में हम मराठी बोलते हैं, नागपुर, मुंबई, पुणे, यानी विदर्भ जो है, विदर्भ या महाराष्ट्र, वहाँ हर जगह मराठी भाषा बोली जाती है। बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, उस तरह से, ठीक है। तो उस लैंग्वेज में जहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स निकलने लगे। थ्रू दीज न्यूज़पेपर्स पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग टुक प्लेस, और उसका नतीजा क्या हुआ? लोगों में जनजागृति हुई, राजकीय और सोशल यानी सामाजिक जनजागृति हुई। एंड न्यूज़पेपर्स लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। और ये सारे जो न्यूज़पेपर जो थे ना उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर टीका करना शुरू कर दिया। टीका करना मीन्स गवर्नमेंट ने कोई अगर काम किया है तो उसके बारे में क्रिटिसाइज करना, कमेंट्स करना, एग्जामिन करना, स्क्रूटिनाइज करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना, ये सारा काम न्यूज़पेपर ने किया, ठीक है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। On 20th December 1885, the first session of Indian National Congress was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit School in Mumbai। क्या हुआ? 28 दिसंबर 1885 में द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पर हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ, मुंबई में। 72 डेलीगेट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस, प्रोविंस यानी प्रदेश और प्रांत ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन। 72 डेलीगेट्स ने इंडिया से आए हुए, इंडिया के विविध प्रदेश से आए हुए, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी, a renowned lawyer from Kolkata, was the president of this session. In this session, they established the Indian National Congress। उन्होंने इस सेशन में किसकी स्थापना की? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ओके, एलन
Octavian Hume, a British officer, took lead in the establishment of the Indian National Congress. Increased proportion of Indians in the administration, reduction of military expenses by the British government, such statements were sent to the British. और फिर यहाँ पर जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में जो हुआ, क्या हुआ कि उसके बारे में इनको बताया गया, किसको, ब्रिटिशर्स को। इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज्य कारभार कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे लोग भी चाहिए, उनके शासन में हमारे मिनिस्टर, हमारे जो लोग हैं वो भी एक्टिव वहां पे होना चाहिए। उसके साथ साथ रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसेस, मिलिट्री एक्सपेंसेस के ऊपर जो रिडक्शन हुआ, मीन्स जो पैसे भेजे जा रहे थे मिलिट्री के लिए वो उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिए। रिडक्शन मीन्स डिक्रीज और कट, ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो खर्चा करना चाहिए वो खर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, उसके बारे में भी ब्रिटिशर्स को एक स्टेटमेंट भेजा गया। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑब्जेक्टिव यानी एम देखते हैं, उद्दिष्ट, टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स of India forget the differences in religion, race, caste, language and geographical territories and bring them on a common platform to understand each other's problems and views, to increase the feelings of oneness among the people, to take efforts for the development of the country were the objectives of the Indian National Congress. See here, Indian National Congress का aim क्या था, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्दिष्ट कौन सा था, टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉरगेट द डिफरेंसेस, यानी लोगों को जो आपस में जो डिफरेंसेस है वो क्या करना, भुला देना। किसके डिफरेंसेस किसमें थे, रिलीजियन, धर्म, रेस, वर्ण, कास्ट, जाति, लैंग्वेज, भाषा, जियोग्राफिकल टेरिटरीज, भौगोलिक प्रदेश एंड ब्रिंग देम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, यानी ये सारे धर्म, पंथ, जात, भाषा, प्रदेश सब बुला के हमें इकट्ठा आना है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ लेना, एंड व्यूज टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वननेस, यानी एक दूसरे के प्रॉब्लम्स और व्यूज यानी ओपिनियन जानना, मत, ठीक है, व्यूज यानी मत, और टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वननेस, और एकता की भावना लोगों के मन में होनी चाहिए, टू टेक एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और उसी से हमारे कंट्री की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी ये क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था, एम था, उद्दिष्ट था। नाउ मॉडरेट स्पेस, the early 10 years after establishment of Indian National Congress, their contribution was very slow but consistent। 10 साल हो सेटअप होके हो गए किसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उनका जो योगदान था वो कंटिन्यूअस था लेकिन स्लो था, ठीक है, कंसिस्टेंट मीन कंटिन्यूअस। द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेर रियलिस्टिक एंड हाईली एजुकेटेड, जो उनके लीडर थे वो कैसे थे, रियलिस्टिक यानी सच्चे थे और हाईली एजुकेटेड भी थे। दे वेर अवेयर दैट थ्रू ऑर्गेनाइज वर्क अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नीड्स टू बी बिल्ड अप, वो उनको इस बात में विश्वास था कि ऑर्गेनाइज वर्क, हमारा वर्क कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज, यानी हम सबने मिलजुल कर काम करना चाहिए, है ना। तो दे वेर अवेयर दैट थ्रू ऑर्गेनाइज वर्क अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नीड्स टू बी बिल्ड अप, हमें जो बेस चाहिए बिल्डिंग खड़ी करने के लिए उसका फाउंडेशन क्या चाहिए, एकता, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड वर्क, ठीक है। वेस्टर्न थिंकर्स फिलोसॉफी ऑफ लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज वैल्यूज हैड एन इम्पैक्ट ऑन देम, उनके ऊपर कौन से बातों का प्रभाव था, उनके ऊपर वेस्टर्न थिंकर्स फिलोसॉफी जो थी, फिलोसॉफी यानी तत्व ज्ञान, तो कौन सा था वो, लिबरलिज्म यानी स्वतंत्र, फ्रीडम, फ्रीडम यानी स्वातंत्र्य, इक्वालिटी यानी समता एंड फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, ठीक है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, these values had an impact on them, ये सारे वैल्यूज का प्रभाव उनके ऊपर था। they believed in constitutional methods, वो किस बात पे बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसी तरह से हमें चलना है। they had a hope that if we demand through constitutional methods then the British will give justice to our demands, उनका ये मानना था, उनको ये आशा थी मन में कहीं ना कहीं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अगर ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं तो उन्हें हमें जस्टिस देना ही पड़ेगा।
Gopal Krishna Gokhale, Firoz Shah Mehta, Surendranath Banerjee were all moderate leaders. Okay. In the session of Indian National Congress, different resolution and tharav were put forward by them, such as to get representation in provincial legislature. उन्होंने कुछ resolutions किया था, वो उन्होंने बताया कौन सा है वो, टू गेट रिप्रेजेंटेशन यानी हमारा प्रतिनिधि चाहिए किसमें, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक है। जॉब्स फॉर एजुकेटेड इंडियंस, जो इंडियंस पढ़े लिखे हैं उनको जॉब मिलना चाहिए। कटिंग डाउन द इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री, मिलिट्री के जो एक्सपेंसेस है जो बहुत बढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस, वो कम होने चाहिए। एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी शुड बी सेपरेटेड फॉर सेफगार्डिंग लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस एक्सेट्रा, ठीक है। And then to cause a split in the national movement, the British implemented the policy of divide and rule. और ये नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था पूरे देश में, उसको ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से तोड़ा, उनकी एक नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी अगर दो लोग इकट्ठा आए हैं तो दोनों को अलग करना और दोनों के ऊपर राज्य करना, डिवाइड एंड रूल। ओके, लेट अस सी tomorrow the next portion of this lesson, that is extremist page as well as partition of Bengal, anti-partition movement, 4-point program of Indian National Congress, and differences between moderators and extremists. Okay, we will see all this tomorrow, and now period is over. Okay, your homework is that read lesson carefully. जहां तक मैंने पढ़ाया at least वहां तक तो भी lesson आप क्या करना, read करना. Okay, and bye bye, take care.